कविता बेटा, जरा मेरी दवाई तो ला दे। और हाँ, पानी गुनगुना होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं। कविता मन महसूस कर रह जाती है। जी बाबूजी, ले आती हूँ। और सुन, वो कल सुबह ना जल्दी चाय बना देना, मुझे मंदिर जाना है 6 बजे। ठीक है बाबूजी। दादाजी अपने कमरे में चले जाते हैं। कविता रसोई की तरफ जाते हुए बड़बड़ाती है, अरे भगवान, ये घर है या बुजुर्गों का आश्रम? कोई तो समझे मेरी मुसीबत। सुबह 6 बजे चाय, रात को गर्म दूध और ऊपर से खर्राटे। हद है यार। तभी रवि पीछे से कहता है, माँ मुझे भूख लगी है। अरे अभी तो नाश्ता किया था तूने, फिर भूख कैसे लगी? तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कविता दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी सहेली प्रिया खड़ी थी। अरे कविता, कैसी है तू? बहुत दिनों बाद मिली। हाँ यार, अंदर आजा। कैसे याद किया आज? प्रिया अंदर आती है और चारों तरफ नजर दौड़ाती है। हॉल में एक कोने में खटिया पड़ी है, दूसरी तरफ रस्सी पर तौलिया और कपड़े सूख रहे हैं। टेबल पर दवाइयों की शीशियां बिखरी है। पूरे घर से दवाई और बाम की महक आ रही है। अरे ये क्या हाल बना रखा है घर का? देख तो, कहीं खटिया पड़ी है, कहीं कपड़े सूख रहे हैं और ये दवाइयों की महक। पूरा घर अस्पताल जैसा लग रहा है। कविता थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब देती है, क्या करूं यार, घर में बुजुर्ग ही बुजुर्ग है। दादाजी को कमर दर्द है, दादी को घुटने का दर्द, दोनों की अलग अलग दवाइयां, अलग अलग खाने का समय। अरे तो इसका मतलब ये नहीं कि घर का ऐसा हाल कर दो। सुन मेरी बात, पहले तो इन कपड़ों को छत पर सुखाया कर, बालकनी में नहीं। और ये खटिया को स्टोर रूम में रख दे। हॉल में क्यों बिछाए रखती है? अरे वो दादाजी दोपहर में यहीं लेटते हैं, कहते हैं हवा अच्छी आती है। अरे तू शाम को उठा के रख दिया करना। और ये दवाइयां, इन्हें एक डिब्बे में रख, किचन के ऊपर वाले रैक में। टेबल पर क्यों फैलाए रखती है? देख, घर को व्यवस्थित रख, नहीं तो तेरी अपनी सेहत खराब हो जाएगी, समझी? प्रिया चली जाती है। कविता सोफे पर बैठकर सोचने लगती है। तभी दादाजी बाहर जाते हुए कहते हैं, कविता बेटा, मैं कचरा फेंक आता हूँ, तू बैठ आराम कर। कविता मन ही मन बड़बड़ाती है, हाँ हाँ जाइए ना, वैसे भी टहलने का बहाना चाहिए। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं कि मैं कब आराम करूं। दादाजी कचरे का बैग लेकर बाहर चले जाते हैं। कविता फोन चलाने लगती है। अगली सुबह 6 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। कविता नींद में करवट बदलती है। दादी उठकर दरवाजा खोल देती है। नमस्ते दादी जी। आजा आ बेटा, जल्दी आ गई आज हैं? चल अंदर आ, कविता तो अभी सो रही है। काम वाली झाड़ू पोछा शुरू कर देती है। दादी रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। जब तक कविता उठती है तब तक चाय तैयार होती है। कविता उठकर बाथरूम में जाती है और बाहर आकर बड़बड़ाती है, अरे ये काम वाली अब आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। अब जल्दी जल्दी नहाना पड़ेगा। अरे बेटा, चाय तो पी ले पहले, मैंने बना दी है। जी माँ जी। वैसे आप रोज इतनी जल्दी क्यों उठ जाती है, सोती क्यों नहीं आराम से? दादी चुपचाप मुस्कुरा देती है। शाम को कविता सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। दादी मंदिर के कमरे में झाड़ू लगा रही थी, दिए साफ कर रही थी और फूल बदल रही थी। कविता जोर से आवाज लगाती है, माँ जी मेरा मोबाइल चार्जर कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा। दादी मंदिर से बाहर आती है। अरे वो तो मैंने तेरे कमरे में रख दिया, देख बेड साइड टेबल पर। ओह अच्छा। दादी फिर मंदिर की सफाई में लग जाती है। कविता को इस बात का ध्यान ही नहीं जाता कि माँ जी रोज मंदिर साफ करती हैं। रात को खाना खाते वक्त दादाजी कहते हैं, कविता, आज रवि का होमवर्क मैंने चेक किया, गणित में थोड़ी गलती थी, पर मैंने ठीक करवा दी है। अच्छा, थैंक यू बाबूजी। लेकिन कविता के मन में फिर शिकायत आती है, अरे वाह, एक होमवर्क देख लिया तो क्या हो गया, मुझे तो रोज कितना काम करना पड़ता है, किसी को दिखता है क्या वो? अगले दिन कविता का बेटा अमित घर आता है। वो शहर में रहता है और वर्क फ्रॉम होम करता है। हाय मम्मी, कैसी हो? अरे बेटा तू, आजा आजा, कब आया, खाना खाया कि नहीं? नहीं मम्मी, बस अभी आया हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कुछ दिन यहीं रुक जाओ, वर्क फ्रॉम होम जो है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, तेरा कमरा तो तैयार ही है। अमित कमरे में अपना सामान रखता है और घर में घूमने लगता है। वो देखता है कि दादाजी का कमरा बड़ा और हवादार है और वहां बालकनी भी है। वो मन ही मन सोचता है, काश ये कमरा खाली होता, मेरा पूरा ऑफिस सेटअप हो जाता, लैपटॉप, मॉनिटर, सब कुछ। यहाँ तो लाइट भी अच्छी आती है, लेकिन दादाजी तो यहीं रहता है। खैर। शाम को दादी रसोई में खाना बना रही थी। कविता भी साथ में है। कविता, आज अमित आया है ना, मैं उसके लिए बाजरे की रोटी और सरसों का साग बना रही हूँ। याद है जब वो छोटा था तो कितना पसंद करता था? हाँ माँ जी, शहर में तो उसे कहाँ मिलता होगा ये सब, वहां तो बस पिज्जा बर्गर।
इसीलिए मैंने सोचा आज बना दूं। गांव वाला असली घी भी डालूंगी, सेहत के लिए अच्छा है। खाने की टेबल पर अमित खाना खाता है। मम्मी ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन क्या है ये? अरे बेटा, बाजरे की रोटी और सरसों का साग दादी ने तेरे लिए खास बनाया है। ओह नाइस, थैंक्स दादी। दादी मुस्कुराती है। खा खा बेटा, खूब खा, शहर में तो ये सब मिलता ही नहीं होगा। लेकिन अमित के मन में दादाजी के कमरे के बारे में ही विचार चल रहे थे। वो सोचता है, काश वो कमरा मुझे मिल जाता तो मेरी मीटिंग्स कितनी अच्छी होती। अगले दिन सुबह अमित देर से उठता है। वो देखता है कि उसका लैपटॉप चार्ज पर लगा है। मम्मी ये लैपटॉप कैसे लगाया चार्ज पर? अरे ये तेरे दादाजी ने कह रहे थे कि बेटे की मीटिंग है ना, सुबह चार्ज हो जाना चाहिए। ओके थैंक्स। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि दादाजी ने उसका कितना ख्याल रखा। वो तो बस अपने काम में व्यस्त हो जाता है। दोपहर को दादी अमित के लिए आम का पन्ना बनाकर लाती है। बेटा गर्मी बहुत है, ये पी ले, ठंडक मिलेगी। थैंक्स दादी। वो पीता है और फिर अपनी मीटिंग में लग जाता है। उसे ये भी याद नहीं रहता कि दादी खुद उठकर उसके लिए पन्ना बनाकर लाई। कुछ दिनों बाद कविता के पति राजेश घर आते हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? राजेश धीरे से कहता है। कविता, मेरी नौकरी चली गई, कंपनी ने आज मुझे निकाल दिया। कविता का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या, ये क्या कह रहे हो? अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, मुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन समय लगेगा। रात को दोनों अपने कमरे में बैठकर बात करते हैं। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? रवि की फीस, राशन, बिजली का बिल और ऊपर से दादाजी दादी की दवाइयाँ। हाँ, सब मिलाकर बहुत खर्चा है। काश ये बूढ़े लोग नहीं होते, कितना आसान हो जाता। सही कह रहे हो, मैं तो थक गई हूँ और अब पैसों की भी दिक्कत, क्या करें? एक काम करते हैं, किसी अच्छे से वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। वहां उनकी देखभाल भी हो जाएगी और हमारा खर्च भी कम हो जाएगा। कविता थोड़ा सोचती है। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन क्या? लोग क्या कहेंगे? पड़ोसी, रिश्तेदार सब कहेंगे कि अपने माता पिता को आश्रम भेज दिया। कितने बुरे लोग हैं, समाज में इज्जत नहीं रहेगी। हाँ, ये भी सही है। लोग तो बहुत बोलते हैं, फिर तो नहीं भेज सकते। नहीं, बस किसी तरह समय काट लेंगे। तुम जल्दी नई नौकरी ढूंढ लो। देखता हूँ। दोनों चुप हो जाते हैं, लेकिन मन में बुजुर्गों को लेकर नाराजगी बनी रहती है। अगली सुबह राजेश हॉल में बैठे हैं। दादाजी आते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं। बेटा, सुना तुम्हारी नौकरी चली गई? परेशान मत हो, ये मेरी पेंशन के पैसे हैं, घर का राशन और बिजली का बिल इससे चला लेना जब तक तुम्हें नई नौकरी नहीं मिलती। राजेश पैसे ले लेता है। थैंक्स पापा जी। अरे कैसी बात कर रहे हो, हम सब एक परिवार है, तुम मेरे बेटे हो। परिवार में कोई किसी को थैंक्स नहीं बोलता। लेकिन राजेश को इस बात का कोई एहसास नहीं होता कि दादाजी अपनी पेंशन से घर चला रहे हैं। वो तो बस पैसे लेकर रख लेते हैं। महीने के आखिर में कविता किराने की दुकान से सामान लाती है। दादाजी फिर पैसे देते हैं। बेटा ये लो, इस महीने का खर्च, और रवि की ट्यूशन फीस भी भर देना। जी बाबूजी। लेकिन कविता के मन में कोई शुक्रगुजारी नहीं है। उसे तो बस ये लगता है कि काम ही काम है, घर में किसी को दिखता ही नहीं है। शाम को रवि अपनी किताबें लेकर दादाजी के पास बैठता है। दादाजी, ये गणित का सवाल समझ में नहीं आ रहा। देखा बेटा, अरे ये तो बहुत आसान है। देख, पहले इस तरह से शुरू कर और फिर यहाँ से गुणा कर। दादाजी धीरे धीरे रवि को समझाते हैं। रवि ध्यान से सुनता है। दादी भी पास आकर बैठ जाती है। बेटा, हिंदी का होमवर्क हुआ कि नहीं, दिखा मुझे। नहीं दादी, अभी बाकी है। चल, मैं तुझे मदद करती हूँ। आज निबंध लिखना है ना, मैं तुझे बताती हूँ कैसे लिखते हैं। रोज शाम को दादाजी और दादी रवि की पढ़ाई में मदद करते हैं। कभी गणित, कभी हिंदी, कभी विज्ञान। 1 महीने बाद रवि की परीक्षा का रिजल्ट आता है। वो अच्छे नंबरों से पास होता है। रवि खुशी से चिल्लाता है, मम्मी पापा, मैं पास हो गया, बहुत अच्छे नंबर आया, देखो। राजेश रिपोर्ट कार्ड देखता है। वाह बेटा, बहुत अच्छा, ये सब तेरी मम्मी की मेहनत है, उसने तुझे इतना अच्छा पढ़ाया। कविता मुस्कुराती है। हाँ बेटा, मैंने बोला था ना, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। दादाजी और दादी चुपचाप खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं। किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा, ना ही किसी ने उनका शुक्रिया अदा किया। वो बस चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। एक रात सब लोग सो जाते हैं।
दादाजी और दादी चुपचाप अपना छोटा सा बैग पैक कर लेते हैं और घर से निकल जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता। सुबह कविता उठती है और देखती है कि दादाजी दादी का कमरा खाली है। अरे, माँ बाबूजी कहाँ हैं? वो पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन कहीं नहीं मिलते। राजेश भी उठ जाता है। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? माँ जी और बाबूजी नहीं मिल रहे, कहाँ गए होंगे? दोनों पड़ोसियों से पूछते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चलता। 3-4 दिन बीत जाते हैं। राजेश धीरे से कविता से कहता है, शायद वो कहीं चले गए अपनी मर्जी से, अब ढूंढना भी बेकार है। हाँ, शायद। खैर, बला टल गई, अब तो आराम से रहेंगे, ना कोई काम ना कोई झंझट। हाँ, अब तो घर में शांति रहेगी। दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगता है। एक दिन कविता बालकनी में जाती है और चिल्लाती है, अरे मेरा गमला कहाँ गया? यहाँ तो था। शायद गिर गया होगा। अरे नहीं, कोई चुरा ले गया है, ये कितना महंगा वाला था। अगले दिन रसोई से चीनी का डिब्बा गायब हो जाता है, फिर तेल की बोतल, फिर दाल का पैकेट। कविता परेशान हो जाती है। ये क्या हो रहा है? रोज रोज कुछ ना कुछ गायब हो रहा है। किचन से चीजें चोरी हो रही है। तो शायद काम वाली लेकर जा रही होगी। नहीं, वो तो इतनी ईमानदार है। लेकिन फिर कौन? कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। कविता सुबह देर से उठती है। अब तो दादी दरवाजा खोलने के लिए नहीं है, काम वाली देर से आती है। कविता सोफे पर बैठी टीवी देख रही होती है। उसे कुछ करने को नहीं मिलता। पहले तो रोज दादाजी की दवाई, दादी का गर्म दूध, मंदिर की सफाई, सब कुछ था। अब तो कुछ भी नहीं। राजेश ऑफिस से आते हैं और घर को देखते हैं। घर में एक अजीब सी खामोशी है। कोई आवाज नहीं, न दादाजी के खर्राटे, न दादी की भजन की आवाज। कविता, घर इतना सूना क्यों लग रहा है? पता नहीं, जाने क्या हो गया। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। पहले तो घर में रौनक रहती थी, अब तो बिल्कुल वीराना सा लगता है। रवि स्कूल से आता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कविता उसे आवाज लगाती है, रवि बेटा, होमवर्क हुआ? हाँ मम्मी, हो गया। दिखा तो। बाद में दिखाऊंगा। लेकिन रवि झूठ बोल रहा था, उसका होमवर्क नहीं हुआ था। पहले तो दादाजी रोज उसकी मदद करते थे, पर अब कोई नहीं है। कुछ दिन बाद रवि का टेस्ट होता है, वो फेल हो जाता है। टीचर ने रिमार्क लिखा, रवि की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये क्या है रवि, फेल कैसे हो गए, इतने कम नंबर? रवि रोने लगता है। पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। दादाजी मुझे रोज पढ़ाते थे, अब कोई नहीं पढ़ाता। कविता को अचानक याद आता है कि दादाजी रोज रवि को पढ़ाते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। घर में खाने की महक भी नहीं आती। पहले दादी कुछ न कुछ बनाती रहती थी, बाजरे की रोटी, साग, आम का पन्ना। अब तो कविता सिर्फ रोटी सब्जी ही बनाती है, वो भी बेमन से। अमित घर आता है और हैरान होकर देखता है, मम्मी घर में इतनी गंदगी क्यों है? और ये कोने में मकड़ी के जाले, पहले तो कितना साफ रहता था घर। अब बेटा, मुझसे अकेले नहीं हो पाता। पहले दादी मंदिर साफ करती थी, दादाजी कचरा फेंकते थे, अब सब कुछ मुझे ही तो करना पड़ता है, थक जाती हूँ मैं भी। अमित चुप हो जाता है। उसे भी अब समझ में आने लगता है कि दादाजी दादी कितना काम करते थे। कुछ दिन बाद रात को खाने की टेबल पर सब बैठे थे। कविता रोटी और आलू की सब्जी परोसती है। बस आज भी यही, कल भी यही था, परसों भी यही था। और मैं क्या बनाऊं, मुझे आता ही कितना है। मम्मी, मुझे तो दादी वाला साग खाना है और बाजरे की रोटी, वो कितनी अच्छी बनाती थी। हाँ, और वो आम का पन्ना, गर्मी में कितना अच्छा लगता था। अब तो कुछ भी स्पेशल नहीं बनता। कविता चुपचाप खाना खाने लगती है। उसे भी याद आता है कि दादी कितनी अच्छी चीजें बनाती थी। अगले दिन पड़ोसी आंटी दरवाजे पर आती है। कविता, सुना तुम्हारी सासू माँ चली गई, कहाँ गई? पता नहीं आंटी जी, बस चली गई। अच्छा, मैं तो बस पूछने आई थी, खैर चलती हूँ। वो चली जाती है। उसके बाद से कोई पड़ोसी घर नहीं आता। पहले तो दादी के पास सब आते थे, बातें करते थे, चाय पीते थे। अब तो कोई नहीं आता। एक दिन दूसरी पड़ोसी आंटी सड़क पर मिलती है। अरे कविता, कैसी हो? बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर आए। हाँ आंटी, आइए ना कभी। हाँ, देखती हूँ, अभी तो बहुत काम है, चलती हूँ। लेकिन कोई नहीं आता। घर की रौनक ही खत्म हो गई है। लोग अब कविता के घर आना पसंद नहीं करते। एक शाम कविता बालकनी में खड़ी होकर बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू है।
राजेश पास आते हैं। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? पता नहीं, बस याद आ रहे माँ जी बाबू जी। घर कितना सूना लग रहा है। जब वो थे तो मुझे लगता था कि बस काम ही काम है, लेकिन अब तो कुछ करने को ही नहीं है, फिर भी खरा अधूरा सा लगता है। मुझे भी याद आ रहा है, पापा जी रोज कचरा फेंक देते थे, पेंशन के पैसे देते थे, कभी शिकायत नहीं की, और हम उन्हें बोझ समझते थे। रवि भी आकर खड़ा हो जाता है। मम्मी, मुझे दादाजी की बहुत याद आ रही है। वो मुझे रोज पढ़ाते थे, अब मैं फेल हो गया, काश वो वापस आ जाते। अमित भी फोन पर बात कर रहा होता है। मम्मी, मैं भी आ रहा हूँ घर पर, दादाजी दादी को ढूंढना है कैसे भी। 3 दिन बाद सुबह का समय, कविता रसोई में खड़ी है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कविता दरवाजा खोलती है और देखती है दादाजी और दादी सामने खड़े हैं। उनके हाथ में छोटा सा बैग है। माँ जी बाबू जी, आप कहाँ थे? हम सब कितना परेशान हो गए थे। बेटा, हमें लगा कि हम तुम्हारे लिए बोझ हैं, इसलिए चले गए थे, लेकिन अब वापस आ गए। हम अपने भाई के यहाँ गए थे, लेकिन वहां भी अच्छा नहीं लगा। यही हमारा घर है, यही हमारे बच्चे हैं। राजेश दौड़ कर आता है। पापा जी, आप वापस आ गए, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी कदर नहीं की, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। और अब रवि दादाजी की पैर पकड़ लेता है। दादाजी, आप मुझे पढ़ाओगे ना? मैं फेल हो गया आपके बिना। दादी कविता को गले लगाती है। बेटा, हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करना चाहते थे, बस तुम्हारी मदद करना चाहते थे। नहीं माँ जी, गलती मेरी थी। मुझे समझ में नहीं आया कि आप कितना कुछ करते थे, घर की देखभाल, रवि की पढ़ाई, खाना बनाना, कचरा फेंकना, सब कुछ। और मैं सिर्फ शिकायत करती रही। पापा जी, आपकी पेंशन से घर चल रहा था और हम सोच रहे थे कि आप बोझ हैं। हमें शर्म आती है अपने आप पर। अमित भी आ जाता है। दादाजी, मैं भी माफी मांगता हूँ। मैं आपके कमरे के बारे में सोच रहा था और आप मेरा लैपटॉप चार्ज करते थे, मेरा ख्याल रखते थे। सब लोग एक साथ बैठकर रोते हैं। दादाजी सबको समझाते हैं। बेटा, हम नफरत नहीं करते तुमसे। हम जानते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है, लेकिन हम भी इसी घर का हिस्सा है। हम साथ रहकर खुश रह सकते हैं। हाँ बाबूजी, अब मुझे समझ में आ गया। हमें आजादी की जिंदगी चाहिए थी, लेकिन असली आजादी तो आपके साथ ही थी। आप थे तो घर चलता था, आप नहीं थे तो सब बिखर गया। उस दिन से घर में फिर से रौनक आ जाती है। दादी फिर से मंदिर साफ करती हैं, खाना बनाती है। दादाजी रवि को पढ़ाते हैं। घर में प्यार और सम्मान आ जाता है। आज महीने की पहली तारीख है और इस घर में पहली तारीख का मतलब होता है राजेश की सैलरी का दिन। आज पहली तारीख है, राजेश अब आता ही होगा। तू देख लेना नंदिनी, आज तेरा भाई आएगा तो सबसे पहले तेरे बैग के पैसे ही देगा। मेरा बेटा अपनी बहन को कभी उदास नहीं देख सकता। हाँ माँ, मैं भी बड़ी बेसब्री से भैया का इंतजार कर रही हूँ। कॉलेज में सब सहेलियां नए नए बैग्स लेकर आती हैं और मैं वही पुराना घिसा हुआ बैग ढो रही हूँ। आज तो भैया से ढेर सारे पैसे लेने हैं, मुझे कॉलेज की फीस भी भरनी है और प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान भी लेना है। तभी राजेश थका हुआ चेहरा लिए अंदर आता है। जैसे ही वो सोफे पर बैठता है, आरती रसोई से बाहर आती है। उसके हाथ में पानी का ग्लास है। कमला और नंदिनी की निगाहें राजेश की जेब पर टिकी है। राजेश को पानी देती है और सोफे पर बैठ जाती है। तभी नंदिनी कहती है, भैया आप आ गए, हम कब से आपका रास्ता देख रहे थे। भैया आज सैलरी मिल गई ना, मुझे कॉलेज की फीस देनी है। पिछले हफ्ते ही लास्ट डेट थी पर मैंने बहाना बना दिया। और भैया मेरा वो बैग याद है ना, मुझे वो नया बैग भी खरीदना है। राजेश बेटा, मुझे भी कुछ साड़ियां लेनी है। अगले हफ्ते मोहल्ले में कीर्तन है, सब नई साड़ियां पहन कर आएंगी। और मेरी चप्पलें भी घिस गई है, मंदिर जाते वक्त पैर में लगती है। थोड़ा दान पुण्य भी करना है मंदिर में, बहुत दिनों से कुछ चढ़ाया नहीं। हाँ माँ, सैलरी तो मिल गई है। राजेश जी लाइए, पैसे मुझे दे दीजिए, घर का सारा हिसाब मुझे ही देखना है। राशन वाला भी सुबह तगादा कर रहा था। राजेश बिना कुछ बोले अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालता है और चुपचाप आरती के हाथ में रख देता है। कमला और नंदिनी ये देखकर सन्न रह जाती हैं। तब राजेश कहता है, माँ अब आरती से ही पैसे ले लेना, वही सारा खर्च देख रही है। ये क्या बात हुई राजेश, तूने सीधे उसके हाथ में पैसे दे दिए। आरती बहू, ला बेटा, मुझे साड़ियों और चप्पलों के पैसे दे दे, और ये नंदिनी की फीस भी तो भरनी है।
नहीं माँ जी, मैं अभी पैसे नहीं दे सकती। मुझे पूरे महीने का बजट बनाना है, घर का खर्च चलाना पड़ता है, बिजली का बिल, पानी का बिल और राशन, बहुत सारे खर्चे हैं। अभी फालतू चीजों के लिए पैसे नहीं निकल पाएंगे। आरती पैसे लेकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर कमला गुस्से से कहती है, राजेश, ये क्या तरीका है? कैसा बेटा है तू? इस घर में तो बीवी के हाथ में पति की चाबी है। हम अपनी ही जरूरतों के लिए अब बहू के आगे हाथ फैलाएंगे? तू तो बस उसकी उंगलियों पर नाच रहा है। माँ, अब मैं क्या करूं? वो मेरी बीवी है, उसे घर संभालना पड़ता है, उसे देना मेरी मजबूरी है। आप लोग फालतू में नाराज हो रहे हो। अगले दिन सुबह कमला रसोई में आती है जहां आरती नाश्ता बना रही है। कमला आरती से कहती है, आरती, घर में सब्जियां बिल्कुल खत्म हो गई है। तू रोज रोज वही आलू बना बना के खिला रही है। ऐसा कर, मुझे थोड़े पैसे दे दे, मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ, कुछ ताजी सब्जियां और फल ले आऊंगी। आरती अपने पर्स से 50 का नोट निकालकर अपनी सास को देती है। ये देखकर कमला कहती है, ये लीजिए माँ जी, 50 रुपए, बाजार से कुछ आलू और प्याज ले आइएगा। 50 रुपए? आरती, तेरा दिमाग तो ठीक है? 50 रुपए में आजकल क्या आता है? कम से कम 300-400 रुपए तो दे। सब्जी इतनी महंगी हो गई है और तूने ये दाल खिला खिला के सबको परेशान कर रखा है। थोड़ा अच्छा खाना भी तो बनना चाहिए घर में। माँ जी, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगी। आपको लेना है तो लीजिए, वरना रहने दीजिए। मुझे महीने के अंत तक भी देखना है। अब कमला राजेश के कमरे में आती है और राजेश से कहती है, बेटा राजेश, देख रहा है अपनी बीवी का रवैया? 50 रुपए दे रही है सब्जी के लिए। क्या अब हम इस घर में भिखारी बन गए हैं? तू ही कुछ बोल, उसे बोल कि पैसे दे। माँ, मैं क्या करूं? अब जितने उसने दिए हैं उतने में ही सब्जियां ले आओ। वो हिसाब से चल रही है तो चलने दो। कमला गुस्से में पैर पटकती हुई रसोई से बाहर निकल जाती है। कुछ दिन और बीतते हैं। मोहल्ले में एक बहुत ही खास रिश्तेदार के यहाँ पार्टी है। राजेश, आरती, कमला और नंदिनी सब तैयार होकर वहां जाते हैं। कमला राजेश से कहती है, राजेश, देख, ये लोग हमारे बहुत खास हैं। इज्जत का सवाल है, तू कम से कम 5,000 रुपए लिफाफे में डालना। सबको पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा अच्छी नौकरी में है। 5,000 रुपए? पागल हो गए हैं क्या आप लोग? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। राजेश जी, सिर्फ 201 रुपए डालिए, बहुत है। हमें अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। राजेश चुपचाप 201 रुपए का लिफाफा तैयार करता है और शगुन के डिब्बे में डाल देता है। तभी कमला की एक सहेली वहां आती है और कहती है, अरे कमला, कैसी हो? बहुत दिनों बाद दिखी। अच्छा ये बताओ, शगुन में क्या डाला है तुमने? मैंने तो पूरे 10,000 रुपए डाले हैं। आखिर मोहल्ले की बात है, इज्जत का सवाल तो होता ही है ना। तुमने तो कम से कम 5,000 तो डाले ही होंगे। हाँ, वो मैंने अभी सोचा नहीं है। मतलब राजेश देख रहा है वो सब। जब शांति वहां से चली जाती है, कमला आरती पर बुरी तरह फट पड़ती है। मैंने बोला था ना कि कम से कम 5,000 डाल दे। इसने मेरी बात मानी ही नहीं। पूरी महफिल में मेरी थू थू करवा दी। सब पूछ रहे थे और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तूने मेरी बेइज्जती करवाई है आरती। माँ जी, मैं अपनी चादर देखकर पैर फैलाती हूँ। मैं उतने ही पैसे डाल सकती थी जितने का बजट था। बेइज्जती पैसों से नहीं, व्यवहार से होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरती सभी से कहती है, माँ जी, नंदिनी, राजेश जी, चलिए आज सब मॉल चलते हैं। महीने भर की ग्रोसरी और जरूरी सामान ले आते हैं। मॉल पहुंचने पर सब ट्रॉली लेकर घूम रहे होते हैं। कमला एक सुंदर से कप का सेट देखती है और राजेश से कहती है, राजेश बेटा, जरा देख तो, ये घर के लिए कितना अच्छा लगेगा। इसे खरीद लेते हैं ना। और देख, मेरी चप्पलें भी टूट गई हैं। यहाँ अच्छी चप्पलें दिख रही है। भैया, मुझे भी कॉलेज के लिए कुछ मेकअप का सामान और एक नई ड्रेस लेनी है। प्लीज भैया, मना मत करना। आरती, माँ और नंदिनी कुछ खरीदना चाहती है, क्या हम ये सब ले सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है ये सब फालतू सामान खरीदने की। सिर्फ ग्रोसरी का जरूरी सामान खरीदो जो लिस्ट में है। हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी है। कैसा लड़का है तू? यहाँ तो बीवी के हाथ पति की चाबी है। हम अपनी पसंद का एक छोटा सा सामान भी नहीं खरीद सकते। सब लोग सिर्फ राशन लेकर घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन बाद आरती हॉल में आती है और राजेश से कहती है, राजेश जी, आपके दोस्त की शादी है ना, ये लीजिए 10,000 रुपए। जाइए और अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े, जूते और मोजे खरीद कर लाइए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप वहाँ पुराने कपड़ों में जाएं। राजेश खुश होकर पैसे लेता है और बाजार जाता है। वो अपने लिए जूते, कपड़े, परफ्यूम सब कुछ खरीदता है और घर वापस आता है। कमला सारा सामान देखकर कहती है, राजेश बेटा, तेरी बहन अब बड़ी हो गई है। कभी भी मेहमान आ सकते हैं घर में। उनके बैठने के लिए अच्छा सोफा कवर, कुछ क्रॉकरी चाहिए। जरा मुझे भी थोड़े पैसे दे दे। हाँ माँ, ये तो जरूरी है। आरती, माँ को थोड़े पैसे दे दो सामान लाने के लिए।
मैं नहीं दूंगी। इन सब फालतू कामों के लिए मेरे पास कोई फालतू पैसे नहीं है। घर में जो सामान है उसी में काम चला लो। मेहमानों को सोफा कवर देखने नहीं, लड़की देखने आना है। मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। आरती इतना कहकर कमरे के अंदर चली जाती है। कमला का दिल टूट जाता है और वो कहती है, कैसा लड़का है मेरा। यहाँ तो बीवी के हाथ पति की चाबी और ये बस मूक दर्शक बना देखता रहता है। अपनी माँ की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। अगले दिन पड़ोसन शांति का फोन आता है। वो कमला को अपने घर बुलाती है। कमला वहां जाती है तो देखती है कि शांति की बहू बड़े प्यार से सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। फिर जो अपनी सास से कहती है, माँ जी ये लीजिए चाय, और माँ जी मुझे इस महीने के राशन और घर के खर्च के लिए थोड़े पैसे दे दीजिए। मैं मार्केट जा रही हूँ तो सारा सामान एक साथ ले आऊंगी। अपनी बहू के ऐसा कहने पर शांति उसे कुछ पैसे निकाल कर देती है और कहती है, ये लो बेटा, आराम से सामान लाना और कुछ अपने लिए भी पसंद आए तो ले लेना। अब शांति की बहू बाजार के लिए निकल जाती है। तब शांति कमला से कहती है, देखा कमला, मेरा बेटा अपनी पूरी सैलरी मेरे हाथ में लाकर रखता है। मैं ही घर का सारा खर्च देखती हूँ और अपनी बहू को उसकी जरूरत के हिसाब से पैसे देती हूँ। तुम बहुत खुश नसीब हो जो हमारे यहाँ तो बीवी के हाथ में पति की चाबी है। मेरा बेटा तो बहू का गुलाम बन गया है। अरे ये तो बहुत बुरा है। अच्छा सुनो, इन बातों को छोड़ो, मुझे याद आया, तुम्हारी नंदिनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले बहुत अच्छे घर के हैं। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें कल ही बुला लूं। हाँ हाँ बिल्कुल बुला लो। अगले दिन घर में मेहमान आने वाले हैं। कमला राजेश को समझाती है, राजेश देख, शांति बोल रही थी कि लड़के वाले बहुत ऊंचे खानदान के हैं। अच्छा नाश्ता खिलाना है उन्हें। बाजार से अच्छी मिठाइयाँ और नमकीन मंगवा लेना। घर की इज्जत का सवाल है। इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जो घर में है बस वही बनाओ। पोहा और चाय बहुत है, ज्यादा दिखावा करने से कुछ नहीं होता। बेटा बहू को बोल दे कि वो पैसे दे, अच्छी मिठाइयाँ मंगवानी है। आरती देखो, आज खास मेहमान आ रहे हैं, थोड़े पैसे दे दो ताकि हम बाहर से अच्छा नाश्ता मंगवा सके। नंदिनी के रिश्ते की बात है। मैंने कह दिया ना, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर आरती अपने कमरे में चली जाती है। शाम को मेहमान घर आते हैं। मेज पर सिर्फ साधारण पोहा और चाय रखी जाती है। मेहमान एक दूसरे का मुंह देखते हैं। तब लड़के के पिता अपनी पत्नी के कान में धीरे से कहते हैं, देखो भाई, ये लोग अभी से इतने कंजूस हैं कि नाश्ते में सिर्फ पोहा और चाय पिला रहे हैं। अगर ये अभी ऐसा कर रहे हैं तो शादी में क्या करेंगे, और हमारे बेटे को ये लोग कैसे अच्छे से रखेंगे। थोड़ी देर बाद मेहमान बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। तब कमला राजेश से कहती है, देख लिया राजेश, तेरी और तेरी बीवी की लापरवाही की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। इतनी कंजूसी भी क्या काम की जो बहन की जिंदगी बर्बाद कर दे। आरती बिना कुछ बोले गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से राजेश और आरती के जोर जोर से झगड़ने की आवाजें आने लगती है। हॉल में बैठी नंदिनी कमला से कहती है, माँ लगता है आज भैया भाभी की क्लास लगा रहे हैं। सुनिए कितनी जोर से चिल्ला रहे हैं। आज तो पक्का कुछ न कुछ रिजल्ट निकलेगा। शायद आज के बाद इस घर में बीवी के हाथ पति की चाबी ना रहे। थोड़ी देर बाद राजेश कमरे से बाहर निकलता है और कहता है, माँ नंदिनी, आप लोग आरती को कुछ मत बोला करो। उसने मुझे बहुत चिल्लाया और डांटा है। वो कह रही है कि वो जो कर रही है ठीक कर रही है। राजेश इतना कहकर घर से बाहर चला जाता है। कमला अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। पता नहीं कैसा बेटा है। इसकी चाबी तो पूरी तरह से इसकी बीवी के हाथ में है। ये तो अपनी माँ बहन के लिए लड़ भी नहीं सकता। समय बीतता रहता है और ऐसी ही छोटी मोटी घटनाएं बार बार होती रहती है। आरती की कंजूसी बढ़ती ही जा रही है और राजेश की बेबसी भी। फिर एक दिन नंदिनी के लिए एक और रिश्ता आता है जो पहले वाले से भी बेहतर है। कमला इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वो नंदिनी से कहती है, नंदिनी इस बार मैंने तय किया है कि मैं इन दोनों के भरोसे नहीं रहूंगी। मैंने अपनी छोटी बचत से जो पैसे रखे हैं उनसे मैं खुद बाजार जाकर अच्छा नाश्ता और मिठाइयाँ लाऊंगी। आज लड़के वाले आ रहे हैं, कम से कम इस बार तो बात बननी चाहिए। माँ आप सही कह रही हो। भैया तो कुछ बोलेंगे नहीं और भाभी 1 रुपया ढीला नहीं करेंगी। आप ही कुछ करो। लड़के वाले आते हैं। कमला ने अपने पैसों से शानदार नाश्ता लगवाया है। मेज पर रसगुल्ले, समोसे और काजू कतली सजी है। मेहमान खुश होते हैं और नंदिनी को पसंद कर लेते हैं। वे शगुन का लिफाफा हाथ में थमाकर शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। मेहमानों के जाने के बाद कमला राजेश को बुलाकर कहती है, राजेश देख, मैंने अपने दम पर रिश्ता पक्का कर लिया है। अब शादी की तारीख भी पक्की हो गई है, लेकिन शादी में तो लाखों का खर्च होगा। तू अपनी बीवी से बात कर। उसने जितनी सेविंग्स की है वो निकालने का वक्त आ गया है। बहन की शादी है, कोई मजाक नहीं। हाँ माँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं आरती से बात करता हूँ, आखिर उसे भी तो समझना चाहिए। राजेश कमरे के अंदर जाता है और आरती से कहता है,
आरती देखो, नंदिनी की शादी तय हो गई है। माँ बहुत खुश है। अब हमें शादी के लिए पैसों की जरूरत होगी। तुमने जो भी पैसे जमा किए हैं वो दे दो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आरती चुपचाप कमरे से बाहर जाने लगती है, लेकिन राजेश उसका हाथ पकड़ लेता है। आरती उसे झटक कर रसोई में चली जाती है। राजेश उसके पीछे जाता है और कमला और नंदिनी भी दरवाजे के पास आकर छुपकर सुनने लगती है। आरती, जिद मत करो, पैसे दे दो, मेरी बहन की शादी है, लोग क्या कहेंगे? आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब नाटक? और इस नाटक का कभी तो अंत होगा ना? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप हमेशा अंदर मुझे मना कर देते हो कि आरती, किसी को एक पैसा मत देना, सच बचा कर रखना सारा पैसा, और बाहर जाकर सबका सामना मुझे करना पड़ता है। आप बाहर सबको ये दिखाते हो कि मैं कंजूस हूँ और चाबी मेरे हाथ में है, जबकि असली खेल तो आप खेल रहे हो। आरती, धीरे बोलो। क्यों धीरे बोलूं? आप अपनी माँ और बहन के सामने मुझे विलन बनाते हो ताकि आपकी जेब से पैसे ना निकले। आप अपनी छोटी सी नौकरी का बहाना करके खुद को बेचारा दिखाते हो और सारा इल्जाम मेरे सिर मढ़ देते हो। ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। नंदिनी की शादी है, आपको पैसे देने ही चाहिए। मैं अब और ये झूठ नहीं जी सकती। नंदिनी और कमला ये सुनकर सन्न रह जाती है। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अब और खुद को रोक नहीं पाती और रसोई के अंदर जाकर कहती है, भैया, आप इतने गिर सकते हैं? हम आज तक भाभी को बुरा समझते रहे, उन्हें कोसते रहे कि वो कंजूस है, लेकिन असली बुराई की जड़ तो आप निकले। आपने भाभी को ढाल बनाकर हम सबको धोखा दिया। तेरे पापा ने जो कमाया, मैंने हमेशा तुम बच्चों पर खर्च किया, कभी हिसाब नहीं मांगा, और आज तू अपनी ही माँ बहन के साथ ऐसा कर रहा है। हाँ, तो क्या करूं मैं? क्या मैं अपने भविष्य के लिए पैसे न बचाऊं? मेरी नौकरी इतनी छोटी है, अगर मैं तुम लोगों की फरमाइशें पूरी करता रहूं तो बुढ़ापे में क्या भीख मांगूंगा? राजेश गुस्से में वहां से निकल जाता है। घर में सन्नाटा पसर जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन नंदिनी के पास उसकी बुआ का फोन आता है। नंदिनी अपनी बुआ से बात करती है, फिर फोन रखते हुए खुशी से चिल्लाती है, माँ, माँ जल्दी आइए, बुआ का फोन था। सभी लोग भागकर हॉल में आते हैं। तब नंदिनी कहती है, माँ, बुआ जी कह रही हैं कि दादाजी की जो पुरानी प्रॉपर्टी थी उसका हिस्सा क्लियर हो गया है, और माँ, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, बहुत बड़ी जमीन है शहर के पास। कमला के नाम करोड़ों की जायदाद निकलती है। खबर मिलते ही राजेश का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। वो अब कमला के आगे पीछे घूमने लगता है। माँ, तुझे क्या चाहिए बोलना, आज मैं तेरे लिए शहर की सबसे महंगी दुकान से सिल्क की साड़ी लाऊंगा। ये ले, थोड़े पैसे रख ले, तुझे मंदिर में दान देना था ना, ले ले माँ। नहीं राजेश, मुझे अब तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। अरे माँ, गुस्सा छोड़ो ना, आज शाम को हम सब बाहर घूमने चलेंगे, बड़े होटल में खाना खाएंगे, मैं सब इंतजाम करता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा कहकर कमला अपने कमरे में चली जाती है। शाम को राजेश ढेर सारा खाना और साड़ियां लेकर आता है और कमला को देखकर कहता है, माँ देख, तू जो जो मांगती थी सब ले आया, अब से तुझे जो चाहिए सब ले लिया कर। इस बार सैलरी भी मैं तेरे हाथ में ला कर दूंगा, तू ही घर संभालना। मैं समझ रही हूँ राजेश, तू ये सब क्यों कर रहा है। देखा माँ, आप अपने नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी अब निकली तो भैया कैसे आगे पीछे कर रहे हैं। जब हम एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे तब इन्हें अपना भविष्य याद आ रहा था। अगले दिन नंदिनी की बुआ पेपर्स और चेक लेकर आती है। वो साइन करवाती है और पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। साइन करवाने के बाद बुआ जी चली जाती है। तब राजेश कहता है, माँ, अब तो हम बहुत अमीर बन गए हैं ना, अब हमें पैसों की कोई कमी नहीं होगी, अब हमें कंजूसी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि नया घर। हम अमीर नहीं बन गए राजेश, मैं अमीर बनी हूँ, और मैंने अपने लिए एक घर अलग खरीद लिया है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी अपने पैसों से धूमधाम से करूंगी, जहाँ कोई कंजूसी नहीं होगी। क्या? माँ, आप ये क्या कह रही हो? मत जाओ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। आरती बहू, तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। तूने तो बस वही किया जो इस खुदगर्ज इंसान ने कहा। तूने बहुत सहा है। कमला एक चेक निकालती है, लेकिन उसे राजेश को नहीं देती। आरती, ये चेक तेरे नाम का है। इसमें मैंने कुछ लाख रुपए तेरे लिए रखे हैं। जब भी तुझे जरूरत पड़े तू मुझसे मांगना, मैं तुझे सब दूंगी। लेकिन अपने इस लालची बेटे को मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, क्योंकि इसने मेरे साथ और इस घर की खुशियों के साथ खिलवाड़ किया है। कमला और नंदिनी अपना सामान उठाकर बाहर निकल जाती है। राजेश बेबस होकर उन्हें देखता रह जाता है। आरती उसके पास आती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, राजेश जी, अब बीवी के हाथ पति की चाबी का खेल खत्म हो गया है। आपने हमेशा चाबियों का गलत खेल रचा और उसका भुगतान आप आज भुगत रहे हैं। आपने सिर्फ पैसे नहीं, अपना परिवार भी खो दिया है। आरती भी अपना बैग उठाती है और कमला के पीछे चली जाती है। राजेश उस खाली घर और आलीशान दिखने वाले घर में बिल्कुल अकेला रह जाता है, जहां अब सिर्फ सन्नाटा और उसका पछतावा बचा है।